अच्छा, पढ़ ले रहे से। तो लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किए थे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब ये ध्यान से पढ़ना जो बता रहा हूं, क्योंकि जो लास्ट क्लास में पढ़ा था और जो आज हम पढ़ेंगे, ये दोनों जो थ्योरी है, थ्योरी के पार्ट, वो हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। जो लास्ट क्लास में किया था उसी को वापस से बोल रहा हूं। अच्छा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हमने 5 टाइप्स के पढ़े थे। अच्छा, अगर फ्यूजन प्रोसेस है तो वो कौन से टाइप का प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल। अच्छा, वेपराइजेशन, अच्छा फ्यूजन जो प्रोसेस है वो किस टेम्परेचर पर होता है? मेल्टिंग पॉइंट पर। और वेपराइजेशन और सब्लिमेशन टी टेम्परेचर पर होता है, लेकिन होता कौन से टेम्परेचर पर है सब वो? अच्छा, ओपन वेसल में कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक। अच्छा, क्लोज्ड वेसल में? आइसोकोरिक। अच्छा, क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल में? एडियाबेटिक। वो ध्यान रखोगे, क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल मतलब एडियाबेटिक। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस में कौन सी प्रॉपर्टी जीरो होती है? चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शन जीरो होता है, बट मतलब पाथ फंक्शन जीरो होते हैं क्या? क्योंकि वो पाथ पर भी डिपेंड करते हैं स्टेट के साथ, इसलिए वो जीरो नहीं होता। अब ध्यान सुनो मैं जो बोलो कि जो हमने 5 टाइप्स के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़े, 5 टाइप्स के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़े, सुन ले ध्यान से। जो सबको ध्यान होगा कि हम इसके साथ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस भी पढ़ते थे। बट एक चीज सुनना, जो 5 टाइप्स के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं उनको हम 2 तरह से करवा सकते हैं, रिवर्सिबली भी करवा सकते हैं और इरिवर्सिबली। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो लिखते हैं हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक्चुअल में ये कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नहीं होते हैं, ये पाथ होते हैं। मतलब मैं आइसोथर्मल प्रोसेस को 2 तरह से करवा सकता हूं, रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली। एडियाबैटिक को भी 2 तरह से करवा सकता हूं, रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली। मतलब प्रोसेस नहीं है, ये क्या है? सेम प्रोसेस को करवाने के 2 मेथड है। एक तरह से है क्या ये मेथड या पाथ ही है, बट अब प्रैक्टिकली हम करवाते कैसे हैं? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, इनकी कंडीशंस फिक्स होती है जो हमें ध्यान रखनी है। लेकिन पहले मैं इनके डिफरेंस बता रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा एग्जांपल से। तो लिख ले इसी तरह से, डिफरेंस की फॉर्म में लिख ले, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट बताइए प्रोसेस है या पाथ है? प्रोसेस तो हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, बीच में डिस्कशन मत करो, क्योंकि ये हमने बोला कि लास्ट क्लास का और आज का में आता है, हम सारे चैप्टर को बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं को रिपीट करना उनमें। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल हो, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को करवाने के पाथ होते हैं। तो लिख ले रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में लिख ले, विच कैन बी रिवर्स्ड, which can be reversed, which can be reversed at any stage of the process, which can be reversed at any stage of the process, at any stage of the process by बोर्ड पर से लिख लें, infinitesimal change in conditions,
इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन कंडीशंस। और ये इनफाइनाइटेसिमल का मतलब होता है वेरी स्मॉल, मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस होना चाहिए। इनफाइनाइटली बोलूंगा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, बट इनफाइनाइटेसिमल का मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस। तो वापस बोलो, फर्स्ट पॉइंट, विच कैन बी रिवर्स बाय एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस बाय इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन कंडीशंस। by infinitesimal change in conditions, by infinitesimal change in conditions, by infinitesimal change in conditions। irreversible में लिख लें, irreversible में लिख लें, which cannot be reversed, which cannot be reversed, which cannot be reversed, which cannot be reversed by infinitesimal change, by infinitesimal change, by infinitesimal change in conditions, by infinitesimal change in conditions। जो प्रैक्टिकल कंडीशन होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस हम करवाते कैसे, वो है ये सेकंड लिख लें। द ड्राइविंग फोर्स, रिवर्सिबल में लिख लें सेकंड पॉइंट, द ड्राइविंग फोर्स, द ड्राइविंग फोर्स इज, द ड्राइविंग फोर्स इज infinitesimally, is infinitesimally greater than the opposing force, infinitesimally greater than the opposing force, infinitesimally greater than the opposing force। और infinitesimally greater का मतलब negligible difference होगा। फिर से बोर्ड पर लिख लें, इसी सेकंड पॉइंट का मीनिंग शॉर्ट में जो हम यूज करेंगे आगे, P इंटरनल इक्वल्स टू P एक्सटर्नल प्लस माइनस dP। अच्छा, लार्ज डिफरेंस है नेग्लिजिबल, और वेरी स्मॉल चेंज को कौन शो करता है, डी ही शो करता है ना, तो प्लस माइनस dP लिख ले। तो P इंटरनल इक्वल्स टू P एक्सटर्नल प्लस माइनस dP। इन सबका मीनिंग मैं भी समझाऊंगा, बस एग्जांपल से बस लिख ले। तो P इंटरनल इक्वल्स टू P एक्सटर्नल प्लस माइनस dP। इररिवर्सिबल में लिख ले, इररिवर्सिबल में irreversible में the driving force, the driving force is much greater than the driving force is much greater than the opposing force, the driving force is much greater than the opposing force, ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। तो यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल में प्लस माइनस डीपी है डेल्टा पी, तो क्योंकि लार्ज डिफरेंस है तो डेल्टा लिखेंगे हम। तो पी इंटरनल इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल प्लस माइनस डेल्टा पी। और जो इसका थर्ड पॉइंट है डिफरेंस दोनों में, वो हम न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यूज करेंगे। तो लिख ले थर्ड, रिवर्सिबल में the volume of gas the volume of gas, reversible का थर्ड पॉइंट, the volume of gas, the volume of gas changes, the volume of gas changes against, the volume of gas changes against variable external pressure, against variable external pressure, against variable external pressure, against variable external pressure। फोर्थ पॉइंट लिख लें रिवर्सिबल में, फोर्थ पॉइंट लिखें,
इट इज एट इक्विलिब्रियम, बीच में डिस्कशन मत करो, इट इज एट इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल में, इट इज एट इक्विलिब्रियम एट every step of the process, at every step of the process, at every step of the process, it is at equilibrium at every step of the process. irreversible में लिखे, irreversible में थर्ड नहीं लिखवा उसमें, तो लिख लो, थर्ड लिखो, the volume of gas, irreversible का थर्ड पॉइंट लिख ले, the volume of gas changes, the volume of gas changes against, the volume of gas changes against constant external pressure, against constant external pressure, against constant external pressure. फोर्थ लिख लें, इट इज एट इक्विलिब्रियम, इट इज एट इक्विलिब्रियम, इट इज एट इक्विलिब्रियम only at initial and final step of the process. It is at equilibrium only at initial and final step of the process. Only at initial and final step of the process. फिफ्थ लिख लें, रिवर्सिबल में फिफ्थ पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस, द वॉल्यूम ऑफ गैस changes in infinite steps, in infinite steps, in infinite steps. और irreversible मिल लें, the volume of gas changes, the volume of gas changes in single step, the volume of gas changes in single step. अब यहां बोर्ड पर लिख लें, जो मैं समझा रहा हूं ये एग्जाम्पल, डिफरेंस जो लिखे अब उन जो जितने पॉइंट्स लिखे ध्यान से समझना, और रिवर्सिबल जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे के वैसे इररिवर्सिबल में होगा, सेम समझाने का वे सेम होगा, बस आंसर लगाएंगे, उसका रीजन मैं बता दूंगा क्यों। बट अब यहां पर देखने से कि जो हमने पढ़ा सारा लिखे जो मैंने, अब इनको मैं समझा रहा हूं एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल तुम्हें लिखना हो तो साथ में लिख लेना, अलग से टाइम नहीं दूंगा, नहीं तो लास्ट में फोटो खींच लेना। अब बोल देख ले, तो यहां पर हमने बोला इन अ गैस, अब रिवर्सिबल इररिवर्सिबल, पहले तो वापस बोल रहा हूं, मतलब ये प्रोसेस है या पाथ है, मतलब एक प्रोसेस को मैं दो तरह से करवा सकता हूं, रिवर्सिबली एंड इररिवर्सिबली। पहले मैं करवा रहा हूं रिवर्सिबल, अब रिवर्सिबली करवाना है लेकिन प्रोसेस, अच्छा लास्ट क्लास हमने एक चीज बोली थी कि कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब हम करवाते हैं तो सबसे पहले उसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट डिफाइन करते हैं ना। अच्छा, स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज होने का मीनिंग फिजिकल स्टेट चेंज होना जरूरी है या मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मोस्टली में से कोई चेंज हो। तो अब मैं बोल रहा हूं, इन अ सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन, इन अ सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन, गैस इज फिल्ड, गैस फिल है, और गैस की इनिशियल स्टेट में मान रहा हूं P1 V1 मतलब उसका इनिशियल वॉल्यूम मैंने माना V1 एट P1 प्रेशर, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में समझाने के लिए लूंगा 10 atm, मतलब बताइए गैस का इनिशियल वॉल्यूम एट P1 प्रेशर हुआ ना, और फिर हमने वॉल्यूम बढ़ाकर करना है उसका V2, और बता जब वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगा तो प्रेशर वही बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, तो बता P1 V1 इनिशियल कंडीशन, उसकी स्टेट, फाइनल स्टेट क्या हो गई P2 V2। अच्छा, ये कंप्रेशन या एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, तो प्रोसेस का नाम क्या है एक्सपेंशन ऑफ गैस, और एक्सपेंशन ऑफ गैस में दो तरह से करवा सकता हूं, रिवर्सिबली और इररिवर्सिबली।
तो ये प्रोसेस का नाम है, हमारा प्रोसेस क्या है, एक्सपेंशन ऑफ गैस। उसको मैं दो तरह से करवाऊंगा, सेम कंडीशन इनिशियल से सेम फाइनल स्टेट तक। अब पहले हम इसकी बात करें। अच्छा था इनिशियली ये जो पिस्टन है अभी इसका वॉल्यूम V1 फिक्स है ना। अच्छा फिक्स होने का मतलब क्या है, ये बैलेंस कंडीशन में है ना। अच्छा हमने जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज बोली थी, कोई भी चीज अगर बैलेंस कंडीशन में होती है तो मैं बोल सकता हूं दैट थिंग इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जनरल टर्म है। अगर एट इक्विलिब्रियम रेट इक्वल होती है तो हम उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। प्रेशर इक्वल होता है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर इक्वल होता है तो थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यहां पर ये अभी पिस्टन बोल सकता हूं इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस कंडीशन में। अच्छा सिंपल सा सोच के बता, पिस्टन बैलेंस कंडीशन में, कोई भी चीज बैलेंस कंडीशन में कब हो सकती है, जब उसके नीचे जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही ऊपर से भी लगे उसके प्रेशर, तभी तो वो बैलेंस कंडीशन में रहेगी ना। तो बताइए पिस्टन अभी मूव कर रहा है अपनी पोजीशन से, रुका हुआ है। अच्छा रुका हुआ है इसका मतलब क्या है, ये इसके नीचे से जितना प्रेशर लग रहा है उतना ऊपर से भी लग रहा है इसके। अच्छा इसके इंटरनली कौन प्रेशर लगा रहा है, गैस के मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना इस पर, और उसको हम क्या बोलेंगे, गैस का इंटरनल प्रेशर। तो बता हमने भी इंटरनल प्रेशर वर्ड काम में लिया था ना, तो वो इंटरनल प्रेशर है किसका, गैस का। तो गैस का प्रेशर लिखूं, पी गैस भी लिख सकता हूं इसकी जगह में, तो बात एक ही है, पी गैस लिखूं या पी इंटरनल लिखूं एक ही चीज है। अच्छा एक्सटर्नली भी प्रेशर लगेगा ना इस पर। अच्छा एक्सटर्नली जब प्रेशर लगेगा तो बता एक्सटर्नल प्रेशर में कौन कौन होगा, एटमॉस्फेयर वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दूसरा ये पिस्टन का खुद के वेट की वजह से भी तो प्रेशर होगा ना। और हमने पिस्टन पर लिया पाइल ऑफ सैंड, मतलब बताइए ये जो एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा इस पर वो किस किस का हुआ, एटमॉस्फेयर प्लस पाइल ऑफ सैंड, पिस्टन पे जो रखा है। अच्छा ये पाइल ऑफ सैंड मतलब सैंड पार्टिकल्स का ढेर, सैंड पार्टिकल्स का ढेर। अच्छा छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स होंगे ना। अच्छा उनका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा नेग्लिजिबली, बट बता जीरो होगा क्या, कुछ तो होगा ना उनका प्रेशर। तो मैं मान रहा हूं सैंड पार्टिकल्स का जो ढेर है इनमें से एक सैंड पार्टिकल का प्रेशर अज्यूम कर रहा हूं, समझाने के लिए है 0.01 ATM एक सैंड पार्टिकल का। लेकिन अब तुम मुझे बताओ ये पिस्टन अपनी पोजीशन से मूव क्यों नहीं कर रहा, ये रुका हुआ बैलेंस कंडीशन में क्यों है, एग्जैक्ट बोलो, इंटरनल प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो बता इनिशियली मैं बोल सकता हूं पिस्टन इज एट इक्विलिब्रियम, और इसका रीजन बता, रेट इक्वल होना है या प्रेशर इक्वल होना है। तो बताइए केमिकल इक्विलिब्रियम या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैंने तुम्हें क्यों बोला था इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं, खाली केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं बोला था मैंने, वो तो एक पार्ट है उसका। ओके इसमें सब काम आएंगे, तीनों काम आते हैं इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम। अब कैसे बताइए, प्रेशर इक्वल है तो कौन सा हुआ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि रेट तो इक्वल है ही नहीं। दूसरी चीज, अच्छा हमने एक और चीज पढ़ा था डिफरेंस उससे, जब रेट इक्वल होती है तो एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन रुक जाती है या अपीयर्स टू बी स्टॉप्ड, वो दोनों डायरेक्शन में इक्वल रेट से होती रहती है ना, मतलब इक्विलिब्रियम का नेचर डायनेमिक। बट बता ये पिस्टन मूव कर रहा है या रुका हुआ है, तो ये डायनेमिक या स्टैटिक है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक नहीं है, क्योंकि तो रुक गया यहां पर आके, तभी तो फिक्स वॉल्यूम बोला ना हमने। तो बता मीनिंग क्लियर सबको। अब यहां पर P इंटरनल इक्वल्स टू P एक्सटर्नल। अच्छा P इंटरनल की वैल्यू इनिशियली कितनी मानी हमने, P1 या 10 ATM मानी ना, तो P1 मानी मैंने अगर, तो बता अगर इंटरनल प्रेशर इनिशियली 10 है तो एक्सटर्नल भी 10 ही होना पड़ेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम रहेगा ना। और इस टाइम पर गैस का वॉल्यूम कितना है, V1, यही है। इसको बढ़ाकर हमने V2 करना है, और V2 कब होगा, जब प्रेशर 6 ATM होगा। ये मीनिंग क्लियर सबको। अब बताए मैं P इंटरनल को डाटा लेकर बोलूं तो ये 10 ATM है, तो एक्सटर्नल भी 10 होगा, तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा ना। अब ध्यान से उठाना, जो सामने दिख के समझ में वही बोलना, बस सिंपल सा। अगर मैं तुमसे बोलूं मैंने एक सैंड पार्टिकल हटा दिया, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर में से एक सैंड पार्टिकल का प्रेशर हटा दिया मैंने, तो बता एक सैंड पार्टिकल कितना लगा रहा है,
0.01। तो मुझे बता अब ये 10 रहा एक्सटर्नल प्रेशर या 10 माइनस 0.01 हो गया? मतलब कितना रह गया? 9.99 ATM। अच्छा, लेकिन गैस का तो उस टाइम पर 10 ही रहा ना। अब मुझे बताओ ये जो 10 ATM है ये 9.99 से बहुत ज्यादा या नेग्लिजिबली ग्रेटर? तो बता अब ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में रहा या डिस्टर्ब? डिस्टर्ब। अब बता गैस का प्रेशर ज्यादा हो गया तो गैस पिस्टन को पुश करेगी ना ऊपर, लेकिन कब तक करेगी? जब तक कि वापस से ये 10 ATM घट के कितना ना हो जाए, 9.99 ATM ना हो जाए। मतलब बता जैसे ही दोनों का प्रेशर वापस इक्वल हो गया तो बता फिर से पिस्टन मूव करेगा, रुक जाएगा, मतलब पिस्टन इज एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये समझ में है? अच्छा बता यहां पर ये जो अब हमने इसमें सेकंड पॉइंट पढ़ो, the driving force is infinitesimally greater than the opposing force। हमने ऐसा ही अरेंजमेंट क्यों लिया? क्योंकि ये सेकंड जो पॉइंट है वो रिवर्सिबल प्रोसेस को करवाने की प्रैक्टिकल कंडीशन है। ये माइंड में रखना तो ये सब चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं इसको नहीं बदल सकता, क्योंकि तो प्रैक्टिकल कंडीशन जैसे हम करवाते हैं उसको। तो बता ये चीज ध्यान रखोगे। अब मुझे बता यहां पर ड्राइविंग और अपोजिंग दो फोर्स लिखे ना, तो इनका सिंपल सा मतलब, ड्राइविंग फोर्स का मतलब है जो प्रेशर ज्यादा होता है। मतलब प्रेशर भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही है ना, पर यूनिट एरिया सबका सेम है, फोर्स ही हुआ एक तरह से ये भी अभी। तो बता जो फोर्स या प्रेशर ज्यादा है वो ड्राइविंग फोर्स, जो कम है वो उसको अपोज ही करेगा। तो बताइए जो 10 ATM गैस का प्रेशर है ये अपोजिंग है ड्राइविंग, और ये अपोजिंग। अच्छा ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस या इनफाइनेटेसिमली ग्रेटर? तो मीनिंग समझ में आया उसका, क्यों हमने ऐसा ही लिया। अच्छा ड्राइविंग फोर्स इंटरनल और एक्सटर्नल में बहुत ज्यादा डिफरेंस, ये प्लस माइनस डीपी। तो बता प्लस माइनस डीपी लिखा ना उसमें, क्योंकि वेरी स्मॉल डिफरेंस ही तो है दोनों में। अच्छा मैं अब ये अभी तो ये ज्यादा है। अच्छा जब मैं एक सैंड पार्टिकल हटाने की जगह रख देता तो एक्सटर्नल ज्यादा हो जाता, तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन? तो बता कोई भी ज्यादा हो सकता है ना, इसलिए प्लस माइनस क्यों लिखा वो समझ में है? ये के लिए सबको है। अब यहां पर देख ले अभी तो। अच्छा मुझे बता अब पहले के कंपैरेटिवली अब मैं इस 9.99 को P1 बोलूं या P1 माइनस 0.01 बोलूं? बोलो इसको क्या बोलूं, P1 या P1 माइनस 0.1? अच्छा माइनस 0.1 को बता पॉइंट डीपी लिख सकता हूं। तो बता पहले कितना था एक्सटर्नल प्रेशर P1, अब कितना रह गया P1 माइनस डीपी। अच्छा पहले वॉल्यूम कितना था V1, अच्छा थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम वही रहेगा, बढ़ेगा। लेकिन मतलब जब डिक्रीज इन प्रेशर नेग्लिजिबल हुआ तो इंक्रीज इन प्रेशर भी नेग्लिजिबल ही होगा ना, तो V1 प्लस dV हो जाएगा ये। बोलो अच्छा लेकिन मतलब अभी मैं इसको V2 लिखूं क्या? V2 तो कब लिखूंगा जब उसका प्रेशर 6 ATM हो जाए गैस का, और अभी बता अभी एक प्रोसेस खत्म हो गया, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो एक स्टेप हुई है खाली, अभी तो और बहुत सारी स्टेप्स होंगी। तो बता अब यहां पर फिर मैं तुमसे बोलूं, एक सैंड पार्टिकल हमने और हटा दिया, एक सैंड पार्टिकल और हटा दिया, तो बता अब ये 9.99 या 9.98 रह गया? अच्छा गैस का कितना रहा? 9.99 ही रहा। अब मुझे बता ये जो 9.99 है फिर इस 9.98 से इनफाइनेटेसिमली ग्रेटर हो गया ना, मतलब बता फिर से इक्विलिब्रियम रहा या डिस्टर्ब? डिस्टर्ब। तो बता फिर से पिस्टन को पुश करेगी ना गैस, तो वॉल्यूम वही रहेगा, फिर डीवी से बढ़ेगा और प्रेशर डीपी से कम हो जाएगा, तो ये बता घट के जो कितना रह जाएगा 9.98, और ये फिर से 9.98 बराबर हो गए ना। अच्छा बराबर हो गए तो फिर से ये इक्विलिब्रियम में आ गया ना। तो यहां पर अब मैं इसको क्या लिखूं, P1 माइनस डीपी तो पहले ही था ना, डीपी से और कम होगा तो 2dP लिख दूं डायरेक्ट, तो P1 माइनस 2dP। अच्छा इधर क्या लिखोगे V1 प्लस 2dV, यही लिखोगे। तो मतलब यहां पर हर स्टेप पर इक्विलिब्रियम है या नहीं? पढ़ो फोर्थ पॉइंट।
इट इज एट इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस। और मैं तुमसे रीजन पूछूं इसका क्यों, क्योंकि यहां ड्राइविंग अपोजिंग फोर्स में नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ते प्रेशर फटाफट इक्वल हो जाता है एक दूसरे के, इसलिए इक्विलिब्रियम हर बार आता है। अब लेकिन मतलब अभी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, 2 स्टेप्स हुई। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं इसका नाम रिवर्सिबल क्यों रखा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो ज्यादा सोचते हैं उनको लगता है हो तो ये एक ही डायरेक्शन में रहा है, फिर इसको रिवर्सिबल क्यों बोला, तो उसका रीजन सुनना। हमारी इच्छा हो तो हम इसको जब चाहे जब रिवर्स कर सकते हैं, ना हो तो होता रहेगा एक ही डायरेक्शन में, होते दोनों एक ही डायरेक्शन में, बस इसको हम चाहे जब रिवर्स कर सकते हैं, उसको हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, वो इरिवर्सिबल ही रहेगा। अब जैसे मैं तुमसे पूछूं, एक सैंड पार्टिकल जो हमने हटाए थे, उसमें से एक रख दिया वापस, अब बताओ एक रख दिया तो ये 9.99 हो जाएगा ना वापस, तो बता अपनी प्रीवियस स्टेप पर चला गया ना, और ये बहुत ज्यादा बड़ा चेंज किया है, नेग्लिजिबल। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, which can be reversed by infinitesimal change in conditions at any stage of the process। इनको मैं चाहूं जब रिवर्स कर सकता हूं ना, तो मीनिंग समझ में, रिवर्सिबल क्यों बोला इसको, होता वरना ये एक ही डायरेक्शन में, बट रिवर्स चाहे जब कर सकते हैं हम इनको, क्योंकि इनमें डिफरेंस नेग्लिजिबल है ना, ये समझ में आया। अब बोल पे सबसे ज्यादा काम की चीज, अच्छा अब अभी तो 2 स्टेप्स में हुआ ना, अभी तो वॉल्यूम बढ़कर V1 + 2dV हुआ है, हमें तो कहां तक ले जाना है इसको, V2 तक। तो बताओ 2 ही सैंड पार्टिकल हटाने पड़ेंगे इनफाइनाइट, ओके ये तो एक एक स्टेप में मतलब खाली एक एक सैंड पार्टिकल हटाना है, तो बता हम क्या करेंगे, सैंड पार्टिकल हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे, तो बता बहुत सारे हटाते जाएंगे, और एक एक सैंड पार्टिकल हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे, तो बता कभी ना कभी तो डिक्रीज होते होते ये एक्सटर्नल प्रेशर 6 atm होगा ना, और बता जब ये 6 atm होगा तो इधर गैस का प्रेशर भी घटते घटते कभी तो जाकर 6 atm होगा ना, और बता जब दोनों घर से लिया है करो उसको से, तो 6 अभी ध्यान से काम की चीज, ये 6 एक एक सैंड पार्टिकल हटाते गए तो प्रेशर डिक्रीज होते होते 6 atm हो गया एक्सटर्नल, तो गैस का प्रेशर भी पिस्टन को लिफ्ट करते करते डिक्रीज होते होते 6 atm हो जाएगा, और बता जब दोनों का प्रेशर 6 atm हो गया तो इसको मैं फाइनल स्टेप बोल सकता हूं ना, क्योंकि फाइनल स्टेप कब बोली थी हमने, जब गैस का प्रेशर कितना हो जाए 6 atm, तब बोलूंगा ना फाइनली। तो बताइए फाइनली एट इक्विलिब्रियम आ गया ना, और इसको अब मैं P2 बोल सकता हूं, तो इस टाइम पर जो गैस का वॉल्यूम है वो V1 या V2 हो गया। अब मुझे ध्यान से जो काम की चीज सबसे इंपॉर्टेंट, द गैस का वॉल्यूम V1 से V2 तक कम हुआ या बढ़ गया बढ़ गया, तो एक्सपेंशन ऑफ गैस हुआ ना। अब मुझे बता इसमें एक्सपेंशन ऑफ गैस होने में ये हर स्टेप पर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट या वेरिएबल, पढ़ो थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर या वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर। गैस का चेक मत करना, हमें तो जो अलग होगा वो बताया हमने कि अगेंस्ट वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर V1 से V2 चेंज हुआ। अच्छा मतलब पहली स्टेप में वॉल्यूम V1 से V1 + dV हुआ था, तो एक्सटर्नल प्रेशर P1 से P1 - dP चेंज हुआ ना। फिर सेकंड में P1 - 2dP हुआ, इसी तरह से dP dV डिक्रीज होते होते मतलब dV का इंक्रीज होगा, तो हर स्टेप पर अलग अलग एक्सटर्नल प्रेशर है ना। तो बता एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल या कांस्टेंट है, वेरिएबल, तो तुम्हें न्यूमेरिकल में लिखेगा वो ये कि वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम V1 to V2 अगेंस्ट वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर। तो तुम्हें उसको पढ़कर समझ में आए कि वो कौन से प्रोसेस की बात कर रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है वो पाथ। तो बता उसका मीनिंग क्या सबको है तो बता मीनिंग जो सारे पॉइंट समझ में आए जितने लिखे हमने उसमें। अब बोल देख ले, अच्छा ये सिंगल स्टेप में चेंज हुआ वॉल्यूम या इनफाइनाइट स्टेप्स में, तो इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है, मीनिंग क्लियर सबको ये। अब बोल देख ले अब इसी को हम इरिवर्सिबली करवाएं, मतलब सेम यही प्रोसेस वही P1 V1 से P2 V2 तक करवाना है। बोल देख ले
यहां भी इन अ सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन गैस इज फिल्ड। इनिशियली उसका वॉल्यूम V1 है, प्रेशर वही P1, 10 ATM ही मानूंगा। बढ़ाकर हमने करना है V2, P2 प्रेशर पर वही 6 ATM। मतलब बता, हमने क्या बोला था कि पाथ बदलते हो तो इनिशियल फाइनल स्टेट तो सेम रखते हो ना, तो सेम P1 V1 से सेम P2 V2 कर रहा हूं। यहां भी सेम P1 V1 से सेम P2 V2 वही है, बट बता यहां पाथ अलग है। इसलिए यहां देखो पिस्टन पर पाइल ऑफ सैंड या मेटल ब्लॉक रखा, मेटल ब्लॉक रखा, लेकिन मतलब जब इनिशियल वॉल्यूम गैस का V1 है तो पिस्टन इज एट इक्विलिब्रियम या नहीं है? बोलो, पिस्टन तो इक्विलिब्रियम में होगा तभी तो वॉल्यूम फिक्स होगा ना उसका। तो बता इनिशियली यहां भी इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस और एक्सटर्नल प्रेशर एक दूसरे के डिफरेंट या इक्वल? इक्वल। और इंटरनल प्रेशर अगर 10 मानू तो इनिशियली एक्सटर्नल भी 10 ही होगा ना। और इसको मैं P1 लिख सकता हूं तो गैस का वॉल्यूम कितना लिखोगे? V1। अब ध्यान से सोचना, जो सामने दिखे वो बोलना, चाहे इधर से चीटिंग कर लेना लेकिन जल्दबाजी मत करेंगे कि बस ये जो मैं पूछने वाला। अच्छा, ये मेटल ब्लॉक लिखा है हमने बोर्ड पर, निकले इसका मतलब क्या है कि पिस्टन पर हमने मेटल ब्लॉक रखा है, पाइल ऑफ सैंड नहीं रखा, क्योंकि सैंड पार्टिकल्स तो अलग अलग प्रेशर शो करते हैं सब इकट्ठा, वो सब कंबाइन होकर पिस्टन पर प्रेशर शो कर रहे थे एक्सटर्नल में। लेकिन मतलब मेटल ब्लॉक तो बीच में अलग कर सकता हूं क्या? ये तो पूरा प्रेशर एक साथ शो करेगा ना, जैसे डस्टर को मेटल ब्लॉक मान लो तो बताइए पूरा पिस्टन पर एक साथ शो करेगा ना प्रेशर। तो यहां पर ध्यान सुनना इनिशियली पिस्टन इज एट इक्विलिब्रियम क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर एक दूसरे के इक्वल है। बट हम यहां पर क्या करते हैं, अच्छा ये 10 ATM है एक्सटर्नल, अच्छा चेंज किसको करता हूं हमेशा? एक्सटर्नल को ही कर सकता हूं ना, इंटरनल पर तो इफेक्ट आता है उसका, क्योंकि इंटरनली कैसे चेंज करूंगा प्रेशर, एक्सटर्नली कर सकता हूं। तो यहां पर अच्छा ये मेटल ब्लॉक, अच्छा एक्सटर्नल यहां पर किस किस का पार्ट होगा? एक तो एटमॉस्फेयर का, दूसरा मेटल ब्लॉक का, इन दोनों का कंबाइंड होगा ना एक्सटर्नल। अब यहां पर तो मैं तुमसे बोल एक्सटर्नल प्रेशर मतलब मेटल ब्लॉक था, अभी 10 ATM प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था, तो हम यहां क्या करते हैं, एक बार में ही उसको 6 कर देते हैं। मतलब हैवी वेट वाला मेटल ब्लॉक हटाकर लोअर वेट वाला, लेस वेट वाला मेटल ब्लॉक रख दिया, ज्यादा वेट वाला हटाकर कम वेट वाला रखूंगा तो एक्सटर्नल प्रेशर वही रहेगा, कम होगा? कम होगा। और हम एक बार में ही उसको एक्सटर्नल प्रेशर को 6 कर देते हैं, एक बार में ही 6 ATM कर देते हैं। और 6 ATM जब हमने करा तो बता उस टाइम पर तो गैस का प्रेशर 10 ATM ही रहा ना। जैसे बता यहां पर भी देखो, जब हमने एक सैंड पार्टिकल हटाया था तो पहले ये एक्सटर्नल 9.99 हुआ था ना, लेकिन उस टाइम पर गैस का तो 10 ही रहा था ना। तो यहां पर भी जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा वेट वाला मेटल ब्लॉक हटाकर कम वेट वाला रखूंगा तो ये एक बार में ही एक्सटर्नल प्रेशर 10 ATM से कम होकर कितना रह गया? 6 ATM। तो मुझे बता अब ये जो गैस का ड्राइविंग फोर्स ही हुआ ना ज्यादा प्रेशर, ये अपोजिंग फोर्स से नेग्लिजिबली ग्रेटर या मच ग्रेटर? पढ़ो ऐसा क्यों किया। सेकंड पॉइंट, जो प्रैक्टिकल कंडीशन है इरिवर्सिबल करवाने की, प्रैक्टिकल कंडीशन पढ़ो क्या लिखा है, ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। ये ऐसा ही करना था हमने, क्योंकि यहां पर अब मैं एक सैंड पार्टिकल नहीं हटा सकता, क्योंकि हमें वो कंडीशन अलग है इसकी प्रैक्टिकल, कि ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। अब ध्यान से बोलना, जो सामने दिख रहा है मैं फिर बोल रहा हूं, चीटिंग कर लेना यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर, जब हमने एक मेटल ब्लॉक को हटाकर दूसरा मेटल ब्लॉक रखा तो बताइए, तो 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम में हटा दोगे, दूसरा रख दोगे ना। तो मुझे बता इस टाइम पर गैस का वॉल्यूम V1 से बढ़ेगा, कम होगा, या V1 ही रहेगा? अच्छा ये वॉल्यूम V1 है किसका? गैस का वॉल्यूम है ना। कब है गैस का वॉल्यूम V1? कितने प्रेशर पर है?
बोलो। और कितना है अभी, कितना है, तो फिर बदलेगा कैसे? अभी हो गया, अभी तो, अभी पिस्टन को लिफ्ट तो करने दो, उसके बाद होएगा ना बड़े। यहां पर भी बता, उस स्टेप में हुआ था, उसके बाद हुआ था। तो ये ध्यान रखना, ये देखो ध्यान से, इसलिए मैं बोल रहा बाबा चीटिंग कर लेना इधर। कि 10 एटीएम ज्यादा हुआ, एक बार ज्यादा होने तो दो प्रेशर उसका, तब वो पिस्टन को पुश करेगी, तब इसका प्रेशर कम होगा, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो बता यहां पर ये काम की चीज बस, कि जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर 10 से 6 किया, और ये तो मतलब विद इन ए सेकेंड हो जाएगा ना, मतलब तुम खुद सोचो प्रैक्टिकली, एक मेटल ब्लॉक हटाया दूसरा रख दिया, एक हटाया दूसरा रख दिया, तो बहुत जल्दी हुआ ना ये तो। इस टाइम वॉल्यूम चेंज हुआ है, इसके बाद होगा। ये गैस पिस्टन को लिफ्ट करेगी ना, तो बता एक्सटर्नल प्रेशर 10 से 6 होने में गैस का वॉल्यूम चेंज हुआ या V1 ही रहा? क्योंकि ये गैस का वॉल्यूम V1 कब था? जब गैस का प्रेशर 10 एटीएम था, और अभी तो वो 10 एटीएम है। तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने से या कम होने से फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम पर, गैस का कम होना चाहिए। अब बता, गैस का बहुत ज्यादा हो गया तो गैस बहुत जल्दी लिफ्ट करेगी ना पिस्टन को, और लिफ्ट करेगी दादा कब तक करती रहेगी? जब तक कि गैस का प्रेशर कम होकर कितना ना रह जाए, 6 एटीएम, और ये भी 6 एटीएम के इक्वल हो गया ना। अब बताओ, ये गैस का प्रेशर 6 एटीएम हुआ, तब मैं P2 बोलूंगा ना इसको, तो इसको बताओ मैं P2 बोल सकता हूं। और इस टाइम पर गैस का प्रेशर जब P2 हो गया, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V2। और इसको मैं फिर से फाइनल स्टेप बोल सकता हूं ना। अच्छा, फाइनली फिर से मुझे बताओ, ये एड इक्विलिब्रियम है या नहीं? प्रोसेस है, लेकिन मतलब बीच में कभी इक्विलिब्रियम पे आया क्या? नहीं आया। तो लास्ट स्टेप पढ़ो, वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2 इन सिंगल स्टेप, या इट इज एट इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेप। अब यहां ध्यान सुनना, जो सबसे काम की चीज। अच्छा था, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर 10 से 6 करने में वॉल्यूम चेंज हुआ या उसके बाद चेंज हुआ? उसके बाद हुआ। लेकिन जब वॉल्यूम ऑफ गैस V1 से V2 हुआ, तो मुझे बता एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा, कम हुआ, या कांस्टेंट ही रहा? पढ़ो थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जबकि उसमें हर स्टेप पर बदल रहा था एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि वहां ड्राइविंग फोर्स नेग्लिजिबली डिफरेंस था। यहां बहुत ज्यादा, बीच में कभी रुक ही नहीं सकता पिस्टन, क्योंकि वो 10-6 से बहुत ज्यादा है, तो बीच में कभी इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। तभी तो सिंगल स्टेप में चेंज हो गए ना वॉल्यूम V1 से V2। तो ये समझ में आया सबको? तो अगेंस्ट कांस्टेंट। और एक चीज सुनना, इरिवर्सिबल अगर कोई प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक, इरिवर्सिबली, तो वो कभी नहीं लिखता इसके लिए, रेयरली लिखता है इसके लिए तो, कि वो इरिवर्सिबली हो रहा है। उसके लिए हमेशा ये लिखेगा, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2 अगेंस्ट वेरी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये टर्म तुम्हें लिखी हुई मिलेगी उसमें, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो तुम्हें ध्यान है, मतलब कौन सा हो गया वो, इरिवर्सिबल हो गया ना ये। मीनिंग क्लियर सबको ये? अच्छा, तो बताइए मीनिंग क्लियर सबको? ड्राइविंग फोर्स मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, सिंगल स्टेप में ही हुआ ना वॉल्यूम चेंज, जबकि यहां इनफाइनाइट स्टेप्स में हुआ रुकता रुकता, जबकि यहां बीच में कभी रुक ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें अगर मैं छोटा सा सैंड पार्टिकल वापस रख दूं तो क्या रिवर्स हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो लिखा ना फर्स्ट पॉइंट, विच कैन नॉट बी रिवर्स बाय इनफाइनाइटेसिमल चेंज। ये क्लियर सबको ये? अच्छा, इन दोनों में डिफरेंसेस लिखे थे ना हमने ये सब। तो ये मत सोचना कि कुछ स्टूडेंट जो सोचते हैं कि यहां पर आपने एक्सटर्नल को तो अलग बता दिया कि यहां एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है, इधर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन गैस का प्रेशर तो दोनों में चेंज हो रहा है ना। तो हो रहा है, तभी तो डिफरेंस नहीं है। वो कहां लिखा हमने? तो जो अलग होगा वो बताऊंगा ना मैं। तो पहचानोगे कैसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को? जो चीज अलग है उनमें। तो बता, अलग तो क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। वहां V1 से V2 होने में एक्सटर्नल प्रेशर बदला ही नहीं, जबकि यहां एक्सटर्नल प्रेशर बदल रहा है हर स्टेप पर। तो होता मीनिंग क्लियर सबको ये? तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल लिख लिया सबने। तो इसकी फोटो खींच लो, खींचना है तो, नहीं तो मैं नया बना रहा हूं। तो मतलब मीनिंग क्लियर सबको ये?
तो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, ये सब हमारे काम आने क्वेश्चंस में, ये सब थ्योरी में आगे, इसलिए सब समझाइए। अब देख लें इसे, अब यहां से और अब जो मेन चीज थी मैंने यहां तक बता दी, बस अब जो मैं बोल रहा हूं सुन ले ध्यान से। अच्छा, हमने बोला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सुन ले। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब होते हैं तो हमने बोला उनमें सबसे पहले ये, अब एक चीज है, जब भी क्वेश्चन हो थर्मोडायनेमिक्स का तो ये चेक करना कि उसमें स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो रही है तो कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। दूसरी चीज यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में हमने बोला कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है या पाथ है, पाथ है। तो अब एक चीज सुनना, जब हम थर्मोडायनेमिक, सुन ले ध्यान से, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अब मैं जो यहां बता रहा हूं ये साथ में रिवाइज करेंगे मैं आज इन सबको, अभी क्वेश्चंस में थ्योरी में, इसलिए बोलो ध्यान से पढ़ना। थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम कोई प्रोसेस करवाते हैं, हमने बोला फिजिकल स्टेट या सॉरी स्टेट ऑफ सिस्टम बदलती है, लेकिन उनमें एनर्जी चेंजेस होते हैं ना, और एनर्जी चेंजेस हम सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दो तरह की एनर्जी चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क ये हम सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, तो जब सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं तो उनके बारे में भी पता हमें, जो हमारे काम की चीजें होंगी। तो लिख लें नेक्स्ट टॉपिक, हीट। लिख लें हीट। इसी को पूछने दो। अच्छा, एक तो अपना डिस्कशन मत करो, तो इसलिए लिखा इनफाइनेटेसिमल चेंज, कि सेम कंडीशन में कंपैरिजन करोगे, ये तो ना कि उसमें मेटल ब्लॉक रख देंगे तो सेम का हुआ, फिर तो सभी रिवर्सिबल है। ठीक है, अब देख लें हमसे, तो यहां पर, और ये एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल कर लो, इधर भी देख लो, फालतू दूसरे, तुम्हारे चक्कर में फालतू दूसरे खुश हो रहे हैं, यार देखो ध्यान से। अच्छा, आप पढ़ ले ध्यान से, अब कंट्रोल। अच्छा, बोल लिए ना, अब अच्छा लग रहा है ना, पढ़ लो। बस आज का हो गया पढ़ा, सुने ध्यान से, अब पढ़ ले। तो हमने बोला हीट एंड वर्क, ये दो टाइप के एनर्जी चेंजेस हम सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो हीट जो है बता, हम सबको पता है हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, मतलब बता हीट फ्लो होने के लिए एनर्जी या टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट है ना, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वही हीट लूज करेगी, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो हीट गेन करेगी। तो लिख लें द एनर्जी दैट फ्लोज, it is the energy that flows, it is the energy, it is the energy that flows, it is the energy that flows in or out of the system, in or out of the system, in or out of the system between, between मत लिखो, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स।
ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, द हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, द हीट ऑलवेज flows from high to low temperature. The heat always flows from high to low temperature. क्या लिखोगे बता? हाई टू लो टेम्परेचर। अब सीरियसली पढ़ लो। अच्छा, एंट्रोपी मत बढ़ो, पढ़ो ध्यान से। देख ले अपन सबका समझ, मैंने बोला चीजें ये काम की है, जो इसमें मैं बोलूंगा रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में वही पूछता है। पढ़ ले। तो हमने बोला, अब देख बोर्ड पे लिख भी लेना, मैं अज्यूम कर रहा हूं सिस्टम इज एट T1 टेम्परेचर, सराउंडिंग्स आर एट T2 टेम्परेचर। उसकी जो सराउंडिंग्स है वो T2 टेम्परेचर पर है, सिस्टम इज एट T1 टेम्परेचर। अच्छा, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स का टेम्परेचर डिफरेंस है तो इनके बीच में हीट फ्लो होगी ना, और उसकी डायरेक्शन हमेशा जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे लो टेम्परेचर वाले की तरफ। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, लिख लें बोर्ड पर सही, इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 टेम्परेचर ज्यादा है T2 से, तो बता सिस्टम टू सराउंडिंग्स हीट फ्लो होगी ना, होगी। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उससे लो टेम्परेचर की तरफ, तो बता हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज? क्योंकि बता जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो लूज करेगा ना हीट, तो हाई टू लो टेम्परेचर, तो हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। अच्छा, सिस्टम जब हीट रिलीज करेगा तो मुझे बता सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, क्योंकि सिस्टम हीट लूज करेगा। तो बता, अगर सपोज 50 जूल हीट लूज करता है तो उसकी एनर्जी 50 जूल से कम हो जाएगी ना, इसलिए बता। और कम होने का साइन क्या होता है? नेगेटिव। मतलब बता साइन उसका पॉजिटिव यूज करोगे या नेगेटिव? नेगेटिव। तो साइन ऑफ क्यू नेगेटिव यूज करोगे। और तो एक चीज ध्यान रखना, अगर उसने न्यूमेरिकल में हमें हीट की न्यूमेरिकल वैल्यू दी है तो उसके लैंग्वेज पढ़कर चेक करना उसका साइन क्या यूज करना है। तो बता, अगर मैं तुमसे बोल दूं 50 जूल हीट इज इवॉल्व्ड या लिबरेटेड या रिलीज्ड, बात एक ही है। तो बता 50 जूल या -50 जूल? तो ये चीज क्लियर सबको। लेकिन मतलब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, कभी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ज्यादा हो, सिस्टम का कम हो, तो सराउंडिंग्स का ज्यादा होगा तो सराउंडिंग्स टू सिस्टम हीट फ्लो होगी ना, और सराउंडिंग्स टू सिस्टम हीट फ्लो होगी तो सराउंडिंग्स हीट लूज करेगा। बट हमने बोला केमिस्ट्री में हम हर चीज विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम बताते हैं। तो सिस्टम ने क्या करा था, हीट लूज या गेन? तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो लिख लें, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। और बता, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो बढ़ने का साइन पॉजिटिव। अच्छा, मुझे बता दे, ये जो हीट है सिस्टम टू सराउंडिंग्स, चाहे सराउंडिंग्स टू सिस्टम फ्लो हो, बताइए कब तक फ्लो होती है? जब तक कि दोनों के टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। और मुझे बता, आज ही मैंने बताया दोबारा, जब दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे तो इसको बोलो, कौन सी स्टेट बोलोगे इसको? स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। बोला था जब टेम्परेचर इक्वल तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। प्रेशर इक्वल हो तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और रेट इक्वल हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां ध्यान रखना, इस चैप्टर में तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल मिलते हैं हमें। थर्मल इक्विलिब्रियम कहां काम आएगा अभी से बताया, तो जीरोथ लॉ में वहां लिखेगा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी लिख दे थर्मल इक्विलिब्रियम कि दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब दोनों के टेम्परेचर इक्वल है, तो हमें पता चल जाएगा। तो टेम्परेचर के बेसिस पर बता हीट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, तो हीट जो है वो यूज कर सकते हो। अब ये तो हमने बोला हीट के लिए साइन कन्वेंशन, लेकिन इनमें से तुमने ध्यान से देखा केमिस्ट्री में ये जो साइन ऑफ क्यू हमने लिखा नेगेटिव पॉजिटिव या किसी भी प्रॉपर्टी का, आगे भी
हमेशा हम लिखते हैं एनर्जी ऑफ सिस्टम के बेसिस पर, एनर्जी ऑफ सिस्टम के बेसिस पर। किसी भी प्रॉपर्टी, वर्क हो, चाहे गिब्स एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो, उसकी वजह से अगर एनर्जी ऑफ सिस्टम कम होती है तो उस प्रॉपर्टी का साइन हमेशा नेगेटिव लूंगा। अगर उसकी वजह से एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ती है तो उसका साइन हमेशा पॉजिटिव लूंगा। मतलब डिसाइड कौन करता है कि साइन क्या होगा? एनर्जी ऑफ सिस्टम, केमिस्ट्री में। अब फिजिक्स में तुम उल्टा साइन क्यों बोलते हैं, उसका रीजन भी सुन लेना। बिकॉज वहां सराउंडिंग्स टू सिस्टम देखते हैं और हम हर चीज सिस्टम के रेस्पेक्ट में देखते हैं, वो सराउंडिंग से देखते हैं। तो बताओ, ऑपोजिट साइन तो आना है ना, लेकिन मीनिंग वही रहेगा। इसलिए मैं बोला फिजिक्स का अलग रखना, केमिस्ट्री का अलग रखना, थ्योरी। ये मीनिंग ले सबको है। अब लेकिन हीट से ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो करते हैं वर्क। लिख ले, वर्क। अच्छा मुझे एक चीज, और ये मैं बोला सीरियसली पढ़ लो, ये बार बार बोलना ना पड़े। वर्क जो है, अब यहां पर वर्क, अच्छा वर्क होने के लिए मतलब क्या टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है या सेम टेम्परेचर पर भी हो सकता है? सेम टेम्परेचर पर भी हो सकता है। सपोज अगर मैं इस डस्टर को सिस्टम मानूं तो हम तो सराउंडिंग्स हो गए ना सब इसके लिए। अच्छा मैं सिस्टम पर वर्क कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी ट्रांसफर होगी ना इसको। मतलब बता, वर्क भी क्या है? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स या सराउंडिंग्स टू सिस्टम। तो लिख ले, इट इज mod of, it is mod of energy transfer, mod of energy transfer from system to surroundings, from system to surroundings, and it's vice versa, and it's vice versa, and it's vice versa, and it's vice versa। अब बोर्ड पर लिख ले जो मैं बोला थर्मोडायनेमिकली। अब वर्क जो है यहां फिजिक्स से थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है उसका रीजन एग्जैक्ट, कि वर्क जो है यहां पर वो हम जब भी केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिकली कोई प्रोसेस होता है, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिकली कोई प्रोसेस होता है तो उसमें दो वर्क होते हैं एक साथ। ये हमें बताया था गिब्स ने। और उसके अकॉर्डिंग जब भी थर्मोडायनेमिकली कोई प्रोसेस होता है तो पहले उसमें नॉन पीवी वर्क होता है, फिर पीवी वर्क होता है। मतलब दो टाइप के वर्क होते हैं केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिकली, नॉन पीवी एंड पीवी। अच्छा पीवी नॉन पीवी का मतलब, पीवी का मतलब है नाम बता रहा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और ये नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मतलब बिना प्रेशर वॉल्यूम का जो वर्क होता है वो नॉन पीवी, उसी को यूजफुल वर्क भी बोलते हैं। मतलब ये बिना प्रेशर वॉल्यूम का वर्क तो इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, जबकि प्रेशर वॉल्यूम का वर्क मतलब क्या है? प्रेशर की वजह से वॉल्यूम चेंज हो जाए तो हम उसको बोलेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीवी वर्क। अच्छा अभी जो हमने पढ़ा मतलब एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो है मतलब वो प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में चेंज हुआ था ना। P1 V1 से P2 V2 तो प्रेशर वॉल्यूम बदले थे ना जिसमें। तो बता एक्सपेंशन या कंप्रेशन नॉन पीवी वर्क या पीवी वर्क? लिख लो इसी तरह शॉर्ट में डिफरेंस की फॉर्म में। तो पीवी वर्क का एग्जांपल क्या हो गया? वर्क इन एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस। और ये जो पीवी वर्क नॉन पीवी वर्क है ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा तो हमने कोई ऐसा वर्क पढ़ा कि अब तक फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर में जो बिना प्रेशर वॉल्यूम के होता हो? हाँ बोलो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वेरी गुड। मतलब वहां गैल्वेनिक सेल में वर्क डन पढ़ा था ना, NF into E सेल। तो बता वहां पर क्या वॉल्यूम चेंज होता था क्या उसमें?
नहीं होता था। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क तो चार्ज फ्लो की वजह से होता है, तो वो प्रेशर वॉल्यूम की वजह से होता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है, जो हम कैल्विनिक सेल में पढ़ चुके हैं, W सेल NF इंटू E सेल, माइनस मत लिखना वरना वो डेल्टा जी का फॉर्मूला हो जाएगा फिर, क्योंकि डेल्टा जी माइनस NF इंटू E सेल होता है, वो हमें रटा हुआ है। बट बताइए ये चीज के लिए सबको ये, तो पीवी वर्क एंड नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क मतलब जिसमें वॉल्यूम चेंज होता ही है। अब देख लें फिर से, तो वर्क डन, अब मैं जो बोल रहा हूं सुनना है कि वर्क डन जो है वो हम दो टाइप के बोलते हैं, पीवी वर्क एंड नॉन पीवी वर्क। अच्छा, इस नॉन पीवी वर्क को यूजफुल वर्क बोला, क्यों? क्योंकि बता इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तभी तो बता वो हम अलग अलग जगह यूज करते हैं ना उसको, तो वो यूजफुल यूजलेस हुआ या यूजफुल हुआ? बहुत यूजफुल है वो तो। अच्छा, जो पीवी वर्क है, अच्छा इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग में एक्सपेंशन या कंप्रेशन वर्क भी लिख सकता हूं ना। अच्छा, तो नॉन पीवी को नॉन एक्सपेंशन वर्क भी बोल सकता हूं इसके कंपैरेटिवली, बोलो। तो वो कई बार लिख देगा नॉन एक्सपेंशन W, तो W नॉन एक्सपेंशन। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन ले कि मैंने पढ़ा दिया वर्क दो टाइप के होते हैं, पीवी एंड नॉन पीवी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन खुद ना लिख दे नॉन पीवी या यूजफुल वर्क, तब तक हम कभी भी वर्क को नॉन पीवी नहीं मानेंगे। तब तक ये कभी भी नहीं मानेंगे नॉन पीवी वर्क। वर्क लिखेगा तो हमेशा मानेंगे पीवी वर्क, क्योंकि फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, वर्क को तुमने यही माना है वहां पे। ये पीवी वर्क का मतलब मैकेनिकल वर्क, तो बता मैकेनिकल वर्क पढ़ते हो ना वहां पर, तो वो सब भी क्या है? पीवी वर्क। अब ये जो पीवी वर्क है इसको हम अलग अलग तरह से कैलकुलेट करना मैं बताऊंगा, बट नॉन पीवी वर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं तो सुन ले। हम आगे जब पढ़ेंगे गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी को डिफाइन करने के दो यूज थे। एक तो यूजफुल वर्क मेजर करना, सबसे पहला उसका यूज था ये यूजफुल वर्क मेजर करना। फिर है स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करना। तो डेल्टा जी जब हम पढ़ेंगे तो मैं इसको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजफुल वर्क को। लेकिन जब तक डेल्टा जी ना पढ़े और वो खुद ना लिख दे पढ़ने के बाद भी कि यूजफुल वर्क या नॉन पीवी वर्क फाइंड करो, तब तक हम हमेशा कौन सा मानेंगे? पीवी वर्क ही। अब पीवी वर्क जो है ये डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करेंगे कैसे? डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में। तो लिख ले टाइप्स ऑफ पीवी वर्क। और ये टाइप्स ऑफ पीवी वर्क का सिंपल सा मीनिंग बोलूं तो होता है कि कितने टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के मैं न्यूमेरिकल पूछ सकता हूं वर्क के। ये सब एक्चुअल में न्यूमेरिकल है, मैं जो वर्क के पूछ सकता हूं एक साथ बता रहा हूं बस कि कितने टाइप के न्यूमेरिकल पूछ सकता हूं। अब देख लें फर्स्ट, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इन इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब हमें देख ले इरिवर्सिबल प्रोसेस करवाना। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, पाथ है, पाथ है। अब हमने जो पढ़ा, हमने बोला जो आज पढ़ा वही रिवाइज होना है। इसके पहले तक जो मैंने बताया वो वहां तक थ्योरी थी, अब तो हमने रिपीट करनी जो पढ़ चुके लास्ट क्लास में और जो आज पढ़ा हमने। तो बोर्ड पे ले, इन अ सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन गैस इज फिल्ड, और सिलेंडर का सरफेस एरिया या एरिया है ए, उसका वॉल्यूम हमने बढ़ाकर करना है V1 से V2। तो बता प्रोसेस क्या है? एक्सपेंशन ऑफ गैस हुआ ना, फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा तो अगेंस्ट। अच्छा बता
इरिवर्सिबल है तो ये अगेंस्ट वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर या कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर? तो बता, तुम्हें उसने बता दिया कि यहां पर थ्रू आउट द प्रोसेस जब वॉल्यूम V1 से V2 होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, वॉल्यूम जब V1 से V2 बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा ना, उसको मैं मान रहा हूं स्मॉल l। तो वर्क डन जो होता है, भाई चीज सुनना, मैंने बोला फिजिक्स की थ्योरी और केमिस्ट्री की थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की मिक्स नहीं करोगे। बट अगर फिजिक्स का फॉर्मूला यूज करने से केमिस्ट्री का क्वेश्चन जल्दी होता हो तो यूज कर लेना, फॉर्मूले यूज कर लेना। तो हम वही कर रहे हैं, हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बता, फोर्स तो F है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है? L, लिख भी लेना साथ में। अच्छा, लेकिन केमिस्ट्री में फोर्स वो कभी देता नहीं है, वो हमें हमेशा प्रेशर देगा। तो बता, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो ये एरिया क्यों मैंने लिखा समझ में आया? क्योंकि फोर्स क्या हो गया? P इंटू ए, और ये P है क्या यहां पर? एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलो? चेंज इन वॉल्यूम, ना कि वॉल्यूम। क्यों? उसका रीजन बोर्ड पर देख ले, मैं जो समझा रहा दिखना चाहिए। अगर ये कोई और चैप्टर होता तो मैं इसको V ही लिखता यहां, लेकिन यहां डेल्टा V क्यों लिखा? क्योंकि ये है ही चेंज इन वॉल्यूम। बोल बैक ले, रुक जा, ध्यान से देखो ना क्या लिखा है, A इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा ना। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, एरिया ये है ना, तो ये A इंटू एल, तो ये हुआ ना पूरा पार्ट, और ये क्या है? V1 और V2 का डिफरेंस है ना, वॉल्यूम का है ये, तो V1 और V2 का डिफरेंस है A इंटू एल। तो ना दिख रहा ना यहाँ, A इंटू एल इतना ही तो है पार्ट, और ये A इंटू एल क्या है? V1 और V2 का डिफरेंस। तो डेल्टा V लिखूंगा, समझ में आया सबको ये? अब लिख ले। तो बता, वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो हो गया P एक्सटर्नल डेल्टा V। अच्छा, ये P एक्सटर्नल डेल्टा V जो हमने लिखा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सारे प्रोसेसेस के लिए है या इरिवर्सिबल के लिए है? इरिवर्सिबल के लिए है। और अब इसके क्वेश्चंस में चेंज करने की जगह, जो मैं स्टार्टिंग से हर चैप्टर में बोलता हूं, मुझे क्वेश्चन अगर अच्छा करना है तो बहुत कुछ नहीं करना, ऑप्शंस में यूनिट चेंज करूंगा। अब यहां ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले के साथ तो और ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी हैबिट है कि वर्क डन तुमने चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, सबसे ज्यादा जूल और कैलोरी में किया है, जूल या कैलोरी में कैलकुलेट किया है। बट यहां देखो, ये वॉल्यूम लीटर में रखते हो केमिस्ट्री में हर जगह, प्रेशर एटीएम में रखते हो, तो जब लीटर इंटू एटीएम करूंगा तो वर्क डन भी किस में आएगा? लीटर एटीएम में ही। तो ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से ये जो वर्क डन आएगा वो आएगा लीटर एटीएम में। लेकिन मैंने बोला ऑप्शंस में यूनिट पढ़ना, वो तो डायरेक्ट लिख देगा फाइंड वर्क डन। अब तुम्हें पढ़ना है कि उसने किस में दिया है, तो बता, अगर वो लीटर एटीएम में है तब तो ये मल्टीप्लीकेशन ही आंसर लिख ले। लेकिन अगर लीटर एटीएम में नहीं हुआ, जूल में आंसर हुआ, तो 101.3 से इसी को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 1 लीटर एटीएम इक्वल्स टू 101.3 जूल। तो ये लिख ले। लेकिन अगर कैलोरी में पूछ लिया तो इंटू 24.2 अप्रॉक्स, या अर्ग में पूछ लिया तो इंटू 10 की पावर 7 और कर देना जूल वाली वैल्यू को, मतलब इंटू 101.3 इंटू 10 की पावर 7। और ये जो कन्वर्जन है ये हीट में भी काम आएंगे, क्योंकि कई बार वो हीट की भी वैल्यू लीटर एटीएम या जूल में दे देता है, लेकिन पूछता दूसरे में है। तो बता, सबको पता है 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग होता है ना, अलग से भी कन्वर्जन रखोगे। अच्छा, 1 कैलोरी एग्जैक्टली तो होता है 4.184 जूल, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए अप्रॉक्स 4.2 ले लेते हो ना उसको। तो जितने तरह के कन्वर्जन आगे भी चैप्टर में काम में आएंगे, मैंने यही बता दिए, जूल और अर्ग का, कैलोरी जूल का या लीटर एटीएम बाकी सबका। तो ये यूनिट का इसमें ध्यान रखोगे इस फॉर्मूले में। और क्यों आया वो समझ में आया सबको रीजन?
इसी में लिख ले नेक्स्ट, साइन ऑफ वर्क W। अब इसका भी साइन और इसका तो बहुत ध्यान रखना हमने, वर्क डन का साइन, साइन ऑफ W। अच्छा तुम ही से पूछो, बोल बैक ले, अगर ये डस्टर सिस्टम है तो द डस्टर पर वर्क होता है तो मतलब वर्क डन ऑन या बाय द सिस्टम? ऑन द सिस्टम। अच्छा वर्क डन ऑन द सिस्टम, या अगर मैं बोलूं मैं ये गैस को सिस्टम मानूं और गैस पर प्रेशर अप्लाई करूं तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन? तो बता वर्क डन ऑन या बाय द गैस? ऑन द गैस, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम ही हुआ ना। तो बता जब डस्टर पर वर्क होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो मेरी एनर्जी ट्रांसफर होगी ना इसको, मतलब बता एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ेगी या कम होगी? और बढ़ने का साइन पॉजिटिव, इसलिए केमिस्ट्री में वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वरना कुछ को लगता है फिजिक्स में तो उल्टा होता है, क्योंकि वहां सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो उसकी तो एनर्जी कम हुई ना, तो अपने आप नेगेटिव हो गया उल्टा। लिख ले फर्स्ट, when work is done on the system, when work is done on the system, when work is done on the system or in compression of gas, in compression of gas, in compression of gas, energy of system increases, energy of system increases, energy of system increases, energy of system increases. So W equals to positive, so W equals to positive, so W equals to positive. सेकेंड लिखे, when, second, when work is done, when work is done by the system, when work is done by the system or in expansion of gas, or in expansion of gas, in expansion of gas, energy of system decreases, energy of system decreases. So W equals to negative, so W equals to negative. अब मैं जो बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, दैट यहां पर भी जैसे हमने हीट का साइन लिखा वैसे के वैसे वर्क डन का साइन भी लिखा, एनर्जी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही, कि एनर्जी ऑफ सिस्टम जब बढ़ी तो पॉजिटिव, कम हुई तो नेगेटिव, एक ही तरह से कर रहे हो ना हर प्रॉपर्टी का साइन। अब यहां पर एक चीज सुनना ध्यान से, जो हमने ये साइन ऑफ वर्क डन लिखे वो वर्क डन के फॉर्मूले से जब हम कैलकुलेट करेंगे आंसर तब भी आना चाहिए, मतलब फॉर्मूले से भी आना चाहिए वर्क डन का साइन। तो चेक करें आता है या नहीं। तो यहां पर है, अगर मैं तुमसे बोलूं एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है तो बता बाय द गैस हुआ ना, तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए ना सेकंड वाला। तो अच्छा एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है तो वॉल्यूम कम होता है बढ़ता है? बढ़ता है, तो डेल्टा वी क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना, V2 माइनस V1। अच्छा प्रेशर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मिनिमम 0 हो सकता है, उससे नेगेटिव कभी प्रेशर होता ही नहीं है। तो बता डेल्टा V पॉजिटिव, प्रेशर भी पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या आ गया? पॉजिटिव। बता सही आया उल्टा आ गया? एक्सपेंशन में एनर्जी कम होती है,
सिस्टम की तो नेगेटिव आना चाहिए था ना, बट ये तो उल्टा आ गया। कंप्रेशन में वॉल्यूम घटता है तो डेल्टा वी नेगेटिव, तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा ना इससे, जबकि आना क्या चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि कंप्रेशन में गैस की एनर्जी बढ़ती है। तो ये तो उल्टा आ रहा है। तो ध्यान सुनना, हम एनर्जी कन्वेंशन या साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए डेरिवेशन से वर्क डन का फॉर्मूला वही आता है जो फिजिक्स में आता है, बट केमिस्ट्री में हम उसको क्या करते हैं, साइन माइनस यूज करते हैं फॉर्मूले के पहले, हर बार वर्क डन के फॉर्मूले में किसी भी प्रोसेस में। तो ये माइनस लिखो, और माइनस लिखने से एनर्जी सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि तब माइनस लिखूंगा तो एक्सपेंशन में माइनस प्लस वर्क डन अपने आप नेगेटिव आ जाएगा ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला केमिस्ट्री में इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हुआ, पी डेल्टा वी या माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी। तो बता मीनिंग क्या सबको, ये माइनस डेरिवेशन से नहीं आया, हमने यूज किया, तो ध्यान से यूज कर लेना इसको। तो बता अपने आप एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, और कंप्रेशन में डेल्टा वी नेगेटिव, तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा ना वो। तो ये चीज क्लियर सबको है। अब ये तो हमने पढ़ा एक टाइप का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अब सेकंड लिख लें, इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस लिख लें, इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा है तो बता टेम्परेचर अब के वेरिएबल या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा, रिवर्सिबल भी लिखा ना, अच्छा रिवर्सिबल लिखा मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट या वेरिएबल। अच्छा, है वही प्रोसेस एक्सपेंशन ऑफ गैस, लेकिन आपके आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली करवाऊंगा, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो वॉल्यूम V1 से V2 बढ़ेगा, लेकिन मतलब वॉल्यूम V1 से V2 बढ़ने में अभी हमने जो पढ़ा आज ही, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर हर स्टेप पर वेरिएबल होता है ना, जबकि इरिवर्सिबल में हर स्टेप पर वो एक स्टेप होती है, उसमें कांस्टेंट रहता है। तो जो हमने पढ़ा अब उसको यूज करना, अप्लाई करना, ध्यान से देख लें। तो वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर, एक और चीज मतलब यहां रिवर्सिबल में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा या नेग्लिजिबल, और इंटरनल प्रेशर को पी गैस लिख सकता हूं ना, तो पी एक्सटर्नल पी गैस प्लस माइनस डीपी ही होगा ना डिफरेंस। अच्छा, अब ध्यान से, मैंने जो सारा जो डेरिवेशन वो सब एग्जाम्पल पूरा समझाया था, वो बनवाएगा हमारा फॉर्मूला बेस का। अब बता, यहां पर ये V1 से V2 एक बार में हो जाता है या पहले V1 से V1 प्लस DV होता है? तो ये डिस्प्लेसमेंट पूरा एक बार में L होगा या DL होगा? नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट होगा ना, क्योंकि V1 से V1 प्लस DV होगा। तो बता, जब V1 से V1 प्लस DV हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V या DV अगेंस्ट वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर। तो बता, यहां जब एक्सटर्नल प्रेशर, अच्छा डीवी का चेंज होगा ना ओनली, V1 से V1 प्लस DV। अच्छा, साइन तो अब हम यहां भी माइनस यूज करेंगे, खुद माइनस यूज करेंगे। तो बता, जब डीवी चेंज हुआ तो वर्क डन W या DW, क्योंकि एक छोटा सा तो चेंज हुआ था, एक सैंड पार्टिकल हटाने से वर्क डन बहुत सारा हुआ था, नेग्लिजिबल हुआ था वो भी। तो बता, यहां पर मैं इसके वर्क डन को अब के W ना लिखकर DW क्यों लिख रहा हूं, समझ में आया? दूसरा, माइनस तो साइन एनर्जी कन्वेंशन के लिए है, P एक्सटर्नल DV। अच्छा, पहले वाला ये जो P एक्सटर्नल है, ये P1 माइनस DP इंटू DV होगा ना, बोलो इतना सा हुआ। अब लेकिन द सेकंड स्टेप में फिर DV से वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका भी वर्क डन PDV होगा, फिर DV से बढ़ेगा तो PDV ऐड करूं V2 तक, या इंटीग्रेशन कर दो इसका V1 से V2। अच्छा, माइनस इंटीग्रेशन V1 टू V2 कर दो, और हर स्टेप का वर्क डन ऐड करो, उससे अच्छा हर स्टेप का इंटीग्रेशन कर दो। अब एनसीईआरटी में ये लिखा होगा वहां कि वर्क डन रिवर्सिबल में हर स्टेप का ऐड करते हैं पीडीवी। तो वो पीडीवी को समझाने के लिए सारा एग्जाम्पल बताया था मैंने, वो चीजों को समझाने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख दिया दोनों। तो
अब हमें सोचना था इसलिए। अब मैं एक और चीज बोल, यहां तक लिख लो ये फॉर्मूला, फिर मैं समझा रहा हूं इसको, इसका यूज, इसका एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था लिख लेंगे। यहां तक लिखना बस, इसके आगे नहीं लिखना क्योंकि डेरिवेशन फिर एनसीईआरटी में है नहीं वो, यहां तक लिखना बस। बोर्ड पर लिख ले, मैं जो पूछ रहा हूं ध्यान से मत करो बीच में घुसा घुसा, क्योंकि ये चीजें काम की यहां पर। अब ध्यान से मुझे ध्यान, ये जो वर्क डन का फॉर्मूला आया, मुझे बताना ध्यान से, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस पी एक्सटर्नल V1 टू V2 PdV, ये जो फॉर्मूला है, ध्यान से सोच के बोलना, ये जो फॉर्मूला है ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है या इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है या दोनों के लिए हो सकता है? दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इससे इरिवर्सिबल वाला भी ला सकता हूं फॉर्मूला। अच्छा, इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल या कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर लिखो डीवी का इंटीग्रेशन v, लिमिट यूज करो v2 माइनस v1 इंटू पी एक्सटर्नल, आगे माइनस पी डेल्टा v, वर्क डन w रह गया ना। तो बताइए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अभी एग्जाम का क्वेश्चन, उसने 4 फॉर्मूले लिखे थे और पूछा था इनमें से कौन सा फॉर्मूला वर्क डन के लिए ऑलवेज करेक्ट है, खाली इतना सा फॉर्मूला। मीनिंग समझ में? अब यहां पर इसको, अब लेकिन इंटीग्रेशन, लेकिन अभी तो हम रिवर्सिबल के ला रहे हैं, अब यहां से कोई डेरिवेशन नहीं लिखना है, यहां तक का था डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। अब यहां पर देख ले, द इंटीग्रेशन करूंगा इस पी एक्सटर्नल डीवी का, तभी तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला आएगा ना। अब इंटीग्रेशन करने के लिए, अच्छा यहां पर ये जो डीवी है ये वॉल्यूम तो गैस का है ना, लेकिन एक्सटर्नल तो अलग है, तो अभी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों सेम वेरिएबल तो होने चाहिए, एक ही तो सब्सटेंस के होने चाहिए ना, ये तो अलग है, एक्सटर्नल बाहर का है। तो बता, मैं इसकी जगह गैस का प्रेशर चेंज करूं तो कैसे करूंगा? एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल्स टू पी गैस प्लस माइनस डीपी लिख दूं इसकी जगह। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके हमने पी गैस प्लस माइनस डीपी लिखा। अब बता, प्लस माइनस डीपी, ये डीवी मल्टीप्लाई करूंगा दोनों से, तो पी गैस इंटू डीवी प्लस माइनस डीपी इंटू डीवी। अच्छा, ये डीवी की वैल्यू बहुत ज्यादा है बहुत छोटी, डीपी की वैल्यू भी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दो और बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी ना। अगर मान लो 10 की पावर -2 है डीपी, ये 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -5 हो गया ना। तो बता, इसको मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूं या ना करूं, नेग्लेक्ट कर दूं? अब लेकिन अभी भी प्रॉब्लम, ये गैस का प्रेशर हो गया, ये गैस का वॉल्यूम है, इंटीग्रेशन तो मैं अभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों सेम होंगे तभी तो करूंगा ना, एक्स तो हो पहले ही है, अब तो है ही नहीं। तो अब बता, इस गैस के प्रेशर को वॉल्यूम में बदल सकते हो? कैसे बदलू? एक बार बता दो, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में बोल बोल के थक गया, कहीं भी किसी भी चैप्टर में गैस के लिए कुछ भी क्वेश्चन ना आए, आइडियल गैस इक्वेशन लिखना 100% होगा। तो बता, गैस के लिए पीवी इक्वल एनआरटी बाई वी लिख सकता हूं ना। अब यहां पर माइनस इंटीग्रेशन V1 टू V2 एनआरटी बाई वी इंटू डीवी। अब यहां पर ये सुन ले ध्यान से, माइनस एनआरटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि होता गैस का एक्सपेंशन कंप्रेशन में क्या उसके मोल बदलते हैं क्या? वो कोई केमिकल रिएक्शन तो कर नहीं रहा कि मोल बदल जाए। मोल कांस्टेंट, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर आइसोथर्मल में वो भी कांस्टेंट। तो एनआरटी ब्रैकेट इंटीग्रेशन के बाहर क्या रह गया? ये डीवी बाई वी, और ये डीवी बाई वी जो है ये डीएक्स बाई एक्स हो गया ना। तो इसको बता, नेचुरल लॉग वी लिख सकता हूं ना, लेकिन अपर माइनस लोअर लिमिट लिखोगे तो नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1 लिख सकता हूं ना, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल का फॉर्मूला माइनस एनआरटी नेचुरल लॉग
V2 बाई V1 ये लिख सकते हो, लेकिन ये लॉग वैल्यूज हमें लॉग बेस 10 में पता होती है, तो इसको चेंज कर दे हम, तो लिख ले। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लें लास्ट वाला, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला -2.303 एनआरटी, बीच में मत बोलो बीच में, एनआरटी लॉग V2 बाई V1, -2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1। अब इसी में दो तरह के क्वेश्चन पूछता है वो, कि अभी जो ये फॉर्मूला है, मतलब इसमें तो हमें वॉल्यूम ऑफ गैस दिया ना। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल हो, दोनों में गैस के प्रेशर तो बदलते हैं ना। एक्सटर्नल प्रेशर इरिवर्सिबल में कांस्टेंट होता है, तो मुझे कई बार वो क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ गैस दे, तब तो मैं फाइनल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम करके ले आऊंगा ना, -2.3 एनआरटी लॉग V2 बाई V1। लेकिन वॉल्यूम की जगह अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में प्रेशर दे दूं इसका, तो ला सकते हो, तो ला। तो बोला कुछ ना है तो आइडियल गैस इक्वेशन तो है ही सही, एनआरटी कांस्टेंट, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। और ये हमारे आगे सुन ले, मैं जो पूरा लिखना, ये जो है खाली इतना सा, ये हमारे अलग से भी न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसलिए मैं दोबारा लिखवा रहा हूं। वो कई बार हमें P1 P2 दे देगा, V1 V2 में से कोई चाहिए होगा तो यहां से लाओगे, और इसी का बड़ा वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का दूसरा फॉर्मूला भी हो गया। V2 बाई V1 की जगह प्रेशर ऑफ गैस दे दे, तो P1 बाई P2 रख दोगे V2 बाई V1 की जगह। और ये जो तुमने लिखा है P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1, मतलब यही तो बॉयल्स लॉ है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो V2 बाई V1 इक्वल्स टू P1 बाई P2 लिख सकते थे। और ये, लेकिन मतलब ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, ये इरिवर्सिबल में है या रिवर्सिबल में है? रिवर्सिबल में है। तो ये ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में कि उसने प्रोसेस कौन सा बोला है। इरिवर्सिबल बोला होगा तो -P एक्सटर्नल डेल्टा V, लेकिन रिवर्सिबल आइसोथर्मल बोला है तो फिर -2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1 या P1 बाई P2, याद दोनों को एक ही साथ रखो, बस V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 तो करना है। और एक और चीज, एक मिनट रुक जाए, ये सुनना, एक और चीज कि हमने बोला था यूनिट का ध्यान रखना वर्क डन में। यहां पर यूनिट कौन सी होगी वो डिसाइड करेगा ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू। वहां सुन ले, पूरी चीज सुन लो, लीटर एटीएम को तो हमें बदलना पड़ता था, यहां पर अगर उसने वर्क डन लीटर एटीएम में पूछा तो आर की वैल्यू ही लीटर एटीएम में रख देना, 0.0821, जिसको अप्रोक्स 1/12 लेते हो। जूल में बोले तो यही 8.314 रख देना, कैलोरी में बोले तो यही 2 रख देना, अपने आप वर्क डन चेंज हो जाएगा। और इसकी तो यूनिट कटी जाएगी प्रेशर की तो रेशो की वजह से, इसलिए जो इसकी यूनिट होगी वही आंसर आएगा। अच्छा, टेम्परेचर टी जो है ये डिग्री सेल्सियस में रखोगे या केल्विन में? ठीक है, थर्ड भी लिख लेना हेडिंग, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट मैं बोला ये जो हमने आज तक पढ़ लिया, यहां तक 2 क्लास तक का, ये बस इसको साथ में रिवाइज करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है।